नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो हमारा जो टॉपिक था लैम्डा एक्सप्रेशन का, वो जो इनकम्प्लीट था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन को और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते, क्लास में कैसे यूज करते हैं उनका, ठीक है। और कोई कीवर्ड फाइनल स्टैटिक है, कॉन्स्टेंट्स है, उनके साथ कैसे यूज करते हैं आप, ठीक है। विद रिटर्न और विदाउट रिटर्न भी, लैम्डा को विद रिटर्न भी यूज कर सकते हैं और विदाउट रिटर्न भी यूज कर सकते हैं। तो ये आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो जैसे कि चिन्मय जैन ने पिछली बार एक बोला था कि सर इनिशियलाइजेशन ब्लॉक नहीं हुआ है, तो हम उसको फिर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द लैम्डा एक्सप्रेशन। तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लैम्डा एक्सप्रेशन यूजिंग कॉन्स्टेंट्स। पहला है यूजिंग, अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं तो उनको कैसे यूज करेंगे। सिंपल, जैसे अपन कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया था कि फाइनल स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू यूज करते, तो अपन ने लिखा क्लास मेन ठीक है। हमने एक इसका एक कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, एक कांस्टेंट कीवर्ड लिया है हेलो और इसकी जो वैल्यू है वो 2 से इनिशियलाइज कर दी है। फाइन, नाउ भाई पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे अपन इंटरफेस डिक्लेयर कर देते हैं अपन। अब इसमें यह है कि इंटरफेस आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही करें, अपन बाद में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने या क्लास, ठीक है, ये अपन ने एक डिक्लेयर किया है हेलो नाम से। फाइन, एक और जिसके अंदर इंटीजर पास हो रहा है, तो यहां पर आप वापस से कैसे लिखेंगे CONS, ठीक है, इस इंटरफेस का नाम, देन ये एक इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल, देन अब देखिए इंट x दिस, फाइन, इंट x, ये आपका कॉन्स्ट, ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन है, इंट x, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x प्लस हेलो, एंड देन आप इसको कॉल कर लीजिए। ट्वेंटी वन, ठीक है। जब आप इसे कॉल करेंगे तो यहां पर हेलो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, और ये इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी 21 और ये प्लस कॉन्केट, ठीक है, आपको दूसरा 2। आप इसमें स्पेस दे सकते हैं x प्लस स्पेस हेलो, तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स को कैसे यूज करते हैं अपन ने इस प्रोग्राम में देखा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट को यूज किया अपन ने, ठीक है। सेकंड है इन कलेक्शंस। कलेक्शंस में मैंने अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया है, अभी सिर्फ कलेक्शंस में मैंने अरे लिस्ट ही पढ़ाया है, तो हम उसी को ही देखेंगे।
ठीक है, कलेक्शंस में भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, क्लास मेन, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो बताया था वो इंटरफेस के मेथड्स को डिक्लेरेशन के लिए बताया था, ठीक है। आप कलेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड के डिक्लेरेशन के लिए यूज कर सकते हैं इसको। तो आप देखिएगा कि किस तरह से कलेक्शंस को यूज के लिए यूज होता है। फाइन, यहां पर आया एक अरे लिस्ट डिक्लेयर की इंटीजर नाम से, ठीक है, एक अरे लिस्ट डिक्लेयर की इंटीजर नाम से। फिर उसके बाद कुछ ऐड किए नंबर्स, 1 10 कर लेता हूं, 20 30, ठीक है। मैंने ये प्रिंट, अब इसको प्रिंट करने के एक मैं तो बताया था, एक जो मेरा मेथड बताया था वो डायरेक्ट एसओपी एम करेंगे तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सेकंड, फॉर लूप के थ्रू बताया था, दोनों एनहेंस्ड एंड बेसिक फॉर लूप के थ्रू, दोनों के थ्रू बताया था। अब तीसरा, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज करेंगे अपन, कि लैम्डा एक्सप्रेशन है तो फॉर ईच ठीक है, इस तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन से इसको यूज करेंगे। इस तरह से इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। अब देखिएगा आगे, ये है आपका फिल्टर की तरह, ये तो लूप नॉर्मल, ये तो नॉर्मल लूप है, फाइन, ये तो नॉर्मल लूप है जो कि वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो जब इसका आउटपुट की हम बात करूंगा तो क्या आएगा, 10 20 30, क्या आउटपुट आएगा, 10 20 एंड 30। अब यहां पर जो यूज हो रहा है ये रिमूव इफ, आपको दिख रहा है ये रिमूव इफ किसी तरह यूज हो रहा है एज अ फिल्टर। कैसे यूज हो रहा है, एज अ फिल्टर। और फिल्टर के लिए हमने क्या कंडीशन दी है कि वो एलिमेंट्स लेने हैं n%2 नॉट इक्वल टू 0 हो, उनको रिमूव कर दे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 10 लूं, क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर ट्रू, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन फॉल्स, ठीक है। यहां पर कुछ दूसरा नंबर ले लेता हूं करने के लिए, यहां ले ले 17, फाइन। दूसरा कंडीशन ले, ये यानी कि पहला फॉल्स हो गया, दूसरा 17 ये लिया, ये कंडीशन ट्रू, यानी कि इसका जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहेंगे ये, जो कि डिविजिबल हो गए। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। अब इसमें एक छोटी सी गलती है, पहली गलती मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, java.util नाम का पैकेज मैंने इंसर्ट नहीं किया, चलो कोई नहीं, वो तो अपन मान लेते। और साथ में ये, ठीक है, यहां पर मैंने इंट लिखा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जबकि एरे लिस्ट जो होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए नहीं होता, ठीक है। तो मैंने ये जानबूझ के गलती की है ताकि आपके थोड़ी सी ध्यान जाए। तो इसकी जगह अपन क्या यूज करेंगे, इंटीजर, क्या यूज करेंगे, इंटीजर,
आगे बढ़े। नेक्स्ट तीसरा, अब मैंने ये बताया था आपको पिछली क्लास में, और उसका लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं कराया था, कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शनल है इन केस ऑफ सिंगल स्टेटमेंट फंक्शन, सिंगल इन केस ऑफ सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स, सिंगल लाइन लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, जो रिटर्न स्टेटमेंट जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस में अगर आपने कोई इंटीजर टाइप का कोई फंक्शन बनाया है तो डेफिनेटली आपको चाहे 1 लाइन का बनाए चाहे 10 लाइन का बनाए, वहां पर आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, आपके लिए जो रिटर्न स्टेटमेंट वो ऑप्शनल है इन केस ऑफ सिंगल लाइन, बट मस्ट है अगर आपके पास मोर देन 1 लाइन या मल्टी लाइन का मल्टी लाइन लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, मल्टी लाइन लैम्डा फंक्शन है तो आपके लिए मस्ट है। दूसरी चीज, जो अपन पैरामीटर्स पास करते हैं, पैरामीटर्स का जो डेटा टाइप होता है ये पास करते हैं अपन इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, तो इसमें भी ये जो पैरामीटर्स का डेटा टाइप है वो भी आपका क्या है, ओपी ऑप्शनल। हम इन दोनों को अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि दोनों जो हैं वो आपके, ये ऑप्शनल है, ये मस्ट है, और ये आपके डेटा टाइप जो है वो ऑप्शनल है। देखिएगा, एक मैंने इंटरफेस बनाया, एडिशन नाम से, फाइन, और इसके अंदर मैंने एक रिटर्न टाइप का मेथड बना दिया, इंट एक्स इंट वाई। ठीक है, मैंने एक रिटर्न टाइप का मेथड बना दिया। अब मैंने आगे देखिएगा, ठीक है, अब यहां पर मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन बनाया। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बनाऊंगा सबको पता है। सबसे पहले क्या आता है इंटरफेस का नाम, एडिशन, एक इंटरफेस का इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल बनाया A1 नाम से। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर A, B लिख रहा हूं, और यहां मैं क्या कर रहा हूं A प्लस B। ठीक है, अब आप देखिएगा ये सिंगल स्टेटमेंट था और इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट था, और यहां पर भी मैंने जो डेटा टाइप्स है वो ऑप्शनल रखे हैं, लिए नहीं है। ठीक है, एक दूसरा बनाया मैंने इंस्टेंस वेरिएबल, एडिशन A2 इक्वल टू ठीक है, अब यहां पर देखिएगा दोनों में होने को तो सिंगल लाइन ही है, लेकिन जैसे ही आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है, जैसे ही आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए वैसे ही ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट बन जाएगा। तो यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट है। अगर आपने इसको रिमूव कर दिया कि भाई मैंने तो सिंगल लाइन लिखी है, ये छोटा सा कोड है, तो इसमें ये एरर दे देगा। ठीक है, ये इसमें एरर दे देगा। आगे बढ़े, इसमें एरर दे देगा। तो अब हमने 2 इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए। अब यहां पर देखिएगा, अगेन यहां पर देखिएगा कि मैंने जो है वो यहां पर इंट लिया है, यहां पर मैंने कोई भी डेटा टाइप नहीं लिया है, यहां पर मैंने कोई भी डेटा टाइप नहीं लिया है। ठीक है,
आप कॉल कैसे करेंगे भाई, A1 डॉट एड और A2 डॉट एड तो आपको पता है अच्छी तरह कि आउटपुट क्या आएगा, 5 and 1। आउटपुट क्या आएगा, 5 and 1। तो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पूछ सकता है कि स्टेटमेंट लिख देगा सिंपल, एक एक लाइन, ज्यादा नहीं लिखेगा, वो पूरा कोड बना के नहीं देगा। आपको ये बोलेगा कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, बस। अब बताओ इसमें एरर है नहीं है, ये रन करेगा, रन करेगा तो क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि रन करेगा तो आउटपुट तो सिंपल है। अब मैंने तो सिंपल A+ भी लिया है, हो सकता है वो यहां पर कुछ लॉजिक को घुमा दे, ठीक है, तो लॉजिक यहां घूम सकता है, लेकिन ये चीज यहां पर आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो दोनों चीजें कवर अप हो गई। आगे बढ़े, लास्ट इसका टॉपिक यूजिंग कंपेरेटर। कंपेरेटर में भी इनका यूज होता है। कंपेरेटर का मतलब ये कंपेयर्स करने के लिए, ठीक है। ये इंटरफेस वगैरह भी अपन आगे अगर अगर जो अगर आपका सिलेबस में है हुआ होगा डिटेल में, अगर डिटेल में होगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नहीं होगा सर, हाँ चिन्मय जैन बताएं। डेटा टाइप्स वाला कौन सा सर, डेटा टाइप्स वाला कौन सा सर, जो इससे पहले प्रोग्राम कराया था, ये वाला डेटा टाइप्स वाला एक बार समझा दें फिर से। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए इसमें यह है चिन्मय सर कि अगर आपने ये लिखा है, ये जो है डेटा टाइप्स, जब हम लैम्डा एक्सप्रेशन डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो ये जो चीज होती है डेटा टाइप्स, ये आपकी ऑप्शनल होती है। ये क्या होती है आपकी, ऑप्शनल होती है, ठीक है, ऑप्शनल होती है। अब कैसे पता लगा, आपने प्रोग्राम बनाया है, इसमें जो डेटा टाइप्स है वो नहीं लिए हैं, इसमें जो डेटा टाइप्स है सिंपल A, B लिया है, फाइन, और इसमें मैंने डेटा टाइप्स लिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने डेटा टाइप्स लिए, तो यानी कि ऑप्शनल है, आप लगाओ या ना लगाओ, दोनों केस में आपका जो है प्रोग्राम चलेगा। बट रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल है इन केस ऑफ सिंगल लाइन। अगर मल्टी लाइन है तो आपको मस्ट, अगर सपोज कीजिए यहां पर इंट लिखा है, तो यानी कि इंट मतलब रिटर्न, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा। अब देखिए रिटर्न करेगा, नॉर्मल फंक्शंस क्या होते थे, नॉर्मल फंक्शन में अगर आपने सिंपल रिटर्न टाइप बना दिया, इंट को रिटर्न डेटा टाइप दे दिया, तो उस केस में क्या होता था कि वो आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना ही होता था, ठीक है। एरर में एरर फेंक देता था कि भाई आपने रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, प्रोटोटाइप नहीं पाए। लेकिन इस केस में क्या है, ये जो लाइन है ये आपके लिए चल जाएगी, लेकिन इस केस में नहीं चलेगी, क्योंकि ये आपने कर्ली ब्रेसेस लगाते ही आपने मल्टी लाइन स्टेटमेंट बना दिया, मल्टी लाइन स्टेटमेंट बनाते ही आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना मस्ट है, ठीक है। तो हम यहां पर थे कंपेरेटर। हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए, हमने क्या है, दो इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए, और इंस्टेंस वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को अपन इसके बाद अपन जो है, मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन दिया था आपको, उसको भी डिस्कस कर लेंगे पिछली एमसीक्यू से पहले, ठीक है। तो
ये आपकी क्लास खत्म। ठीक है, अब मैंने आपको जब एरे लिस्ट बताया था तो ये भी बताया था कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को भी आप ऐड कर सकते हो, तो वही है, देखिएगा। आपने 2 या 3 आप ऐड कर लीजिए। वन कॉमा ABC, 2 कॉमा XYZ। ठीक है, आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया अरे लिस्ट में। ठीक है, अरे लिस्ट में ऐड करने के बाद जब आप इनको प्रिंट करेंगे तो नॉर्मल आप जैसे प्रिंट करते हैं, SOP के थ्रू भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब कंपैरेटर डिफाइन करना है। कंपैरेटर में मैंने एक आपको ये बताया था, जो कि क्या करता है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स को स्टोर कर देता है या सॉर्टेड कर देता है। और एक फिर मैंने एक और बताया था, रिवर्स ऑर्डर भी बताया था, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको करना हो तो। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले पास क्या करेंगे, लिस्ट पास क्या करेंगे, लिस्ट। अब लिस्ट पास की है तो आपको 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, P1 एंड P2। एक सेकेंड, ठीक है, P1 एंड P2 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। 2 वेरिएबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप कोई कंडीशन पुट करना चाहें कि उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो तो आप वो कंडीशन पुट कर सकते हैं। कंडीशन कैसे पुट करेंगे, कंडीशन कैसे पुट करेंगे, ये आपके 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, 2 वेरिएबल होने के बाद यहां पर आपने कंडीशन की कि भाई P1 डॉट नेम को कंपेयर करे, अभी मैं लिख देता हूं एक बार, P2 डॉट नेम। ठीक है, और यहां पर आपका खत्म। मैंने एक बार लिख दिया है इसको, आप देखिए पहले। यहां पर सही है, यहां पर आपकी वैल्यूज आ जाएंगी ABC की जगह, यहां पर चाहे भले आप यहां X ले लीजिए, XBC, और यहां ले लीजिए ABC। ठीक है, तो यहां पर जब आउटपुट आएगा तो वो जब आउटपुट आएगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि भाई पहला जो होगा A XBC और 2 ABC AYZ। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने सॉर्टिंग मेथड लगाया। सॉर्टिंग मेथड कैसे लगाया, सबसे पहले हम किस को सॉर्ट करना चाहते हैं, किस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं। अपन ने जब नॉर्मल लिस्ट को किया था तो आपने कुछ ये लिखा था, जब मैंने अरे लिस्ट बताया था, नॉर्मल अरे लिस्ट। ठीक है, तो नॉर्मल अरे लिस्ट, तो यहां पर अरे लिस्ट का नाम क्या है, ठीक है, ये है। अब मैंने 2 वेरिएबल बनाए। ठीक है, SP1, P2। P1, P2 को जब आप कॉल करेंगे
तो क्या रिटर्न करेगा, कंपेयर करेगा दोनों में, और जो छोटा होगा उसको पहले सॉर्ट कर देगा। फिर इसका जब आउटपुट आएगा तो वो क्या आएगा, ये आएगा। जब आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट कैसे करते हैं, या तो फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। अब इसके थ्रू भी, फॉर लूप के थ्रू भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अपने विद अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, अकॉर्डिंग टू नेम किया है XYZ, ये पहले आ जाएगा। फिर सॉरी 2 है, ये 2 1, ये आउटपुट आएगा। अब जब मैंने आपको रैपर क्लास बताया था तो एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से था कि एक क्लास है, क्लास का नाम तो मुझे अब याद नहीं है क्या था, याद आया इस तरह का क्वेश्चन पूछा था मैंने। फिर मैंने लिखा था s1 डॉट लेंथ, s2 डॉट लेंथ और s3 डॉट लेंथ। तो मैंने इसका बताया था ऑटो बॉक्सिंग, बिल्कुल सर। तो मैंने इसका आउटपुट बताया था, क्या बताया था कि भाई ये इसमें यहां तो 3 आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, 5 1 2 3 4, पर यहां पर मैंने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू इम्प्लिसिट कॉल हो जाते हैं। ठीक है, आप एक्सप्लिसिट ने कॉल किया है तो यहां पर ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये 123.45 कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये तो कैरेक्टर है जो वो इस तरह से बन जाएगा। तो मैंने लेंथ इसकी बताई थी कि सर इसकी जो लेंथ होगी वो 1 होगी, इसकी जो लेंथ होगी 1 होगी, इसकी क्या लेंथ होगी, मैंने बोला था आप इसको रन कीजिएगा। ठीक है, तो किया होगा शायद आपने। तो बहुत ही सिंपल था, इसकी जो लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6, डॉट को भी वो एज अ 1 इस कैरेक्टर काउंट करके चलेगा। स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही तो होता है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़े, एक और
ये मैंने किस तरह से, ये वाला मेथड मैंने बताया था आपको जब मैंने रैपिंग बताया था, ठीक है। ये मेथड, एक मेथड थोड़ा सा रह गया था तो उसी को एक चीज और रह गई थी इसके लिए। अब ठीक है, ये मैंने लिखा है, अब आगे देखते हैं। ये वाला वैल्यू ऑफ मेथड रह गया था, वैल्यू ऑफ के थ्रू भी आप दे सकते हो। 50 कर लीजिए। फर्स्ट टू मेथड तो मैंने बता दिए थे आपको, ये एक रह गया था मेथड। ठीक है, अब मैंने वैल्यूज कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी सी। यहां पर मैंने N1 N2 की वैल्यू सेम ली है 5 5, N3 N4 की वैल्यू सेम ली है 50 50, और N5 N6 की वैल्यू ली है 500 500, और तीनों N1 N2 को कंपेयर किया, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, N3 N4 को कंपेयर किया, ठीक है, 50 50 को कंपेयर करेगा, और ये लास्ट वैल्यू ऑफ के थ्रू भी लिया है, और जहां पर क्या है N5 N6 को कंपेयर करेगा, N5 N6 को कंपेयर करेगा, और यहां पर वो सी में रिटर्न कर देगा। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, देखिएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। क्यों आएगा, जब मेमोरी एलोकेट होती है हीप में, हीप आपको पता होगा, ठीक है, कि हीप क्या होता है, आई थिंक हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होती है। चलिए, आप तो सिंपल ये मान लीजिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, ठीक है। जब मेमोरी एलोकेट होती है N1 इंस्टेंट रेफरेंस वेरिएबल को, तो क्या होता है, जैसे ही N1 बना तो एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया, जैसे ये 5 वैल्यू है, ये रेफरेंस वेरिएबल इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। फाइन, ये वाले इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। सपोज इसका कुछ एड्रेस है 1000, ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल 1000 मेमोरी लोकेशन है, वहां पर आ जाएगा। N2 जैसे ही रेफरेंस वेरिएबल बनाया, N2 क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बनाएगा, और इसका कुछ दूसरा एड्रेस होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम रेफरेंस वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दैट होल्ड्स द वैल्यू ऑब्जेक्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज 5। ओके, सिमिलरली यहां पर भी हम इंटीजर जो ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल में डेफिनेटली जो इन दोनों का एड्रेस है वो डिफरेंट है, इन दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, तो यहां पर N1 N2 जो है वो आएगा फॉल्स। अब ये इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब N1
जब n3 इक्वल टू, ये भी एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, सपोज ये कीजिए 300, ठीक है, ये 300 हो गया, फाइन। अब जैसे ही n4 क्रिएट होगा, वो सबसे पहले अपनी मेमोरी लोकेशन में देखेगा कि भाई 5 ऑलरेडी, सॉरी 50 ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। 50 अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उसी को ही आपका, उसी सेम मेमोरी लोकेशन को ये n4 भी पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दोनों ही n3 और n4 दोनों ही एक ही सेम लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो पॉइंट आउट कर, इसलिए यहां पर क्या आ गया, ट्रू। यही सेम केस आपके इस केस में होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ में भी क्या होगा, n5, यहां पर आपका कोई 500 है मेमोरी में, ठीक है, इसका कुछ एड्रेस है 4000, फाइन। n5 यहां पर आ गया, n5 इसको पॉइंट आउट करने लग गया। n5 पॉइंट आउट करने के बाद क्या होगा, जब n6 बनेगा, n6 सबसे पहले अपनी मेमोरी हीप में देखेगा, मेमोरी हीप में अगर ऑलरेडी कहीं उसे 500 मिल जाएगा इंटीजर टाइप का, तो ऑटोमेटिकली वो उसको पॉइंट आउट। अगर ये डबल टाइप का होता, मतलब एक मैंने इंटीजर कर दिया, एक मैंने डबल कर दिया, तो वो क्या करता, दूसरी मेमोरी एलोकेट करता। चाहे भले आपने 500 लिखा है, तो 500 और, तो यहां पर आपके दूसरी मेमोरी एलोकेट करता, ठीक है। तब तो इंटीजर और डबल को अपन कंपेयर ही नहीं कर सकते है, क्योंकि कंपेयर तो कर सकते हैं लेकिन उनका डेफिनेटली आंसर फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर दोनों इन केस दोनों अगर सेम इंटीजर, सेम डेटा टाइप है, तो अगर सेम वैल्यू है, तो उस केस में ये आपका डिफरेंट लोकेशंस को पॉइंट आउट करेगा, ये आपका सेम लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, और ये भी आपका सेम लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। इसलिए जो इसका आंसर है फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, इसी के साथ ये आपका खत्म हुआ। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बढ़ेंगे इंस्टांस, ठीक है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, इंस्टांस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। पहले स्टैटिक कराया था, अब दूसरा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो नाम से ही पता लग रहा है इंस्टांस को इनिशियलाइज काम करने का काम करता है। जिस तरह से जो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन था, स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करता था, इंस्टांस क्या है, आपके स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक दोनों को ही इनिशियलाइज करने का काम करता है। इसमें मेथड्स भी होते हैं, नॉर्मल जैसे होते हैं, वो सारे अपन आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अपन नॉर्मल एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक क्लास ले ली। एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया, ठीक है, एक आपने एक्स की वैल्यू को इसको इनिशियलाइज कर दिया कुछ 50 से, एक्स की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया 50 से, और साथ में यहां पर प्रिंट कर दिया एक्स की वैल्यू, ठीक है, या इसी में अपन पब्लिक स्टैटिक बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इंस्टांस कॉल करेंगे, किस तरह से इंस्टांस इनिशियलाइजेशन कब कॉल होंगे, ऑटोमेटिकली जब हम रेफरेंस जैसे ही क्रिएट करते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करते हैं, वैसे ही आपके जो है इंस्टांस इनिशियलाइजेशन कॉल होते हैं। तो रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, एबीसी ए इक्वल टू न्यू एबीसी, ठीक है,
जैसे ही आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा वो आपके क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और एक्स की वैल्यू 50। तो आउटपुट क्या आएगा आपके, ब्लॉक 50। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक 50। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा सेम यही है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो कंस्ट्रक्शन मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। ठीक है, यहां बना के या कहीं पे भी, यहां पर मतलब स्टैटिक से पहले पहले, ठीक है, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से पहले पहले यहां बना दीजिए, यहां बना दीजिए। मैं यहां बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर सिंपल मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, अब आउटपुट क्या आएगा मेरे, इसके अंदर देखिएगा मैंने रेफरेंस क्रिएट किया है, रेफरेंस क्रिएट किया है, और रेफरेंस क्रिएट के साथ ही मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना दिया। ठीक है, एक और यहां पर मैंने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। अब आउटपुट क्या आएगा, अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा, देखिए ये और साथ में डिफॉल्ट। ठीक है, साथ में डिफॉल्ट 50 डिफॉल्ट, बिल्कुल सर, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक 50 डिफॉल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पहले अगर हम ऑर्डर ऑफ कॉलिंग की बात करें, अगर हम ऑर्डर ऑफ कॉलिंग की बात करें तो पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कॉल होता है और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कॉल की बात करें, इसका मतलब यही हुआ, बट नहीं, ये गलत है। अगर आप आउटपुट देखें, अगर आप आउटपुट देखें तो पहले इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कॉल हो रहा है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कॉल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, डिफॉल्ट, तो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कॉल हो गया। नहीं, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। देखिए, जब कंपाइलर की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल। मैं कॉल की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉल की बात कर रहा हूं। कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जैसे ही ये कॉल होगा तो जेवीएम क्या करेगा, इसके अंदर इस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को प्लेस कर देगा। ठीक है, और उसके बाद, और उसके बाद तो जब डेफिनेटली जब एक्चुअल में आपका आपका जो कंस्ट्रक्टर था वो क्या था, यही था। लेकिन जब कंपाइल होता है तो क्या बन जाता है, ठीक है, जब कंपाइल होता है तो क्या बन जाता है ये। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो इनिशियलाइजेशन की जो डेफिनेशन थी, x इक्वल टू 50 भी है, x इक्वल टू 50, तो ऑटोमेटिकली जो इनिशियलाइजेशन की जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो जब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा तो यहां पर जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो फर्स्ट टू बॉडी क्या है, तो अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका इंस्टेंस की डेफिनेशन आएगी और उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी।
ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, पहले इंस्टेंस की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने क्या बोला यहां पर कि इंस्टेंस ब्लॉक कॉल, ये कॉलिंग है, तो कॉल तो आपको कौन हो रहा है कंपाइलर में, कॉल तो कंस्ट्रक्टर ही हो रहा है ना, पहले कॉल तो कंस्ट्रक्टर ही हो रहा है। कंस्ट्रक्टर के अंदर बॉडी किसकी एग्जीक्यूट हो रही है पहले, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, इंस्टेंस एंड देन कंस्ट्रक्टर। वो इंस्टेंस को कॉल ही नहीं करता और इंस्टेंस को तो वो रिप्लेस कर देता है इन द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। आगे बढ़े, आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, मल्टीपल इंस्टेंस। सपोज कीजिए आपके पास ब्लॉक 1 एक इंस्टेंस, ब्लॉक 2 दूसरा इंस्टेंस, फिर मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, और एक और इंस्टेंस ले लिया ब्लॉक 3। ठीक है, ब्लॉक 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किधर है, पैरामीटराइज मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, किधर बनाया है सर पैरामीटराइज, चिन्मय जैन थोड़ा क्वेश्चन क्लियर कीजिए। नहीं सर, मतलब इफ आपने माने तो, आपकी माने तो, हाँ बताएं सर। आप क्वेश्चन को एक साथ लिखिए पहले ताकि समझ में आए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिप्लेस करे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर से। आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिए फिर पूरा क्वेश्चन एक साथ लिखिए, ऐसे समझ में थोड़ी दिक्कत होती है चिन्मय जैन जी। आप पहले पूरा क्वेश्चन बना लीजिए फिर उसको अपन देखते हैं, ठीक है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिप्लेस करें तो, हाँ बिल्कुल, फिर तो इसका जवाब देना है मुझे। का क्या होगा, अच्छा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल करें, अगर आपने यहां पर इंस्टेंस लिख दिया तो भी क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी आपको चिन्मय जैन जी, कि अगर यहां पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, तो यहां पर भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का भी जेवीएम में अपन देखेंगे, अभी हम पहले डिफॉल्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है चिन्मय जैन जी।
प्रिमिटिव कंस्ट्रक्टर वाला भी देखेंगे अपन। ठीक है, पहले हम डिफॉल्ट वाला कंप्लीट कर लें एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पर दो तीन इंस्टांस वेरिएबल बनाए मैंने। ठीक है, मैंने तीन इंस्टांस वेरिएबल बनाए हैं। तीन इंस्टांस वेरिएबल बनाने का ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड अब क्या होगा इसका आउटपुट चिन्मय जैन सर? पहले एक बार डिफॉल्ट कर ले, फिर उसका पैरामीटराइज्ड भी कर देंगे अपन। इसका आउटपुट क्या आएगा बताएं? बिल्कुल सही। ठीक है, तो 1, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड देन डिफॉल्ट। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें अपन इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे। इनहेरिटेंस के थ्रू क्या है, सपोज कीजिए मेरे पास है क्लास ए, इसके अंदर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, सिंपल सा बेस क्लास। ठीक है, फिर मैंने क्लास बी बनाया, जो कि इनहेरिट कर रहा है ए को। इसके अंदर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, चाइल्ड क्लास। और इसके अंदर मैंने डिफॉल्ट बना दिया, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना दिया। कुछ भी ले लीजिए, ब्लॉक 1। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पहला, ऑब्जेक्ट ए इस तरह से, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आउटपुट बताइए।
क्या आएगा आउटपुट? बिल्कुल चिन्मय जैन, सही, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने सिंपल ये लिखा है न्यू बी को होल्ड कर रहा है, तो ब्लॉक 1 सॉरी बी को होल्ड कर रहा है, तब आपने क्या लिखा? 2 बेस क्लास 3 ब्लॉक 1 का ब्लॉक बेस, 1 का बोल रहे हैं आप ब्लॉक बेस। थर्ड का, सेकंड का बोल रहे हैं बेस क्लास, सेकंड का बोल रहे हैं बेस क्लास, बिल्कुल सही। और थर्ड का बोल रहे हैं अपन ब्लॉक चाइल्ड, ब्लॉक चाइल्ड। देखिएगा, पहले हम इसकी बात करते हैं, सेकंड वाले की। सेकंड वाले में जो आउटपुट आएगा वो चिन्ह में बिल्कुल सही आता है। आपने जो सेकंड का आउटपुट बताया। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड का जो आउटपुट आएगा न्यू, ठीक है, न्यू इस यहां पर आएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर पहले कॉल किसका होता है? थर्ड का। थर्ड का जो आउटपुट बताया है आपने ब्लॉक चाइल्ड, ब्लॉक चाइल्ड नहीं होगा। ब्लॉक चाइल्ड क्या नहीं होगा? सबसे पहले बेस क्लास आएगा, देन ब्लॉक आएगा और देन चाइल्ड आएगा। चिन्मय, चिन्मय थर्ड, 3 बेस सुपर थर्ड। अच्छा, थर्ड का आप बता रहे हो बेस सुपर, सुपर तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है ये। चिन्मय जैन, अगर आपका क्वेश्चन रहा करे तो पूरा एक साथ टाइप किया कीजिए, थोड़ा सा क्या है समझने में थोड़ा सा आसानी रहती है मुझे। कोई बात नहीं चिन्मय, ठीक है। तो ये देखिएगा, थर्ड का जो आउटपुट आएगा वो आएगा बेस क्लास। अब हम इस सेकंड वाले के आउटपुट की, फर्स्ट वाले का आउटपुट, क्योंकि रेफरेंस आपने एक बनाया लेकिन वो होल्ड किसको कर रहा है? बी का, तो इसका भी जो आउटपुट आएगा वो यही आएगा चिन्मय, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड का आउटपुट सेम आएगा, सेकंड का आउटपुट से बेस क्लास आएगा। ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़े। अब तीसरा एक और कर लेते हैं अपन लास्ट। स्टैटिक अपन ने पढ़ा था, स्टैटिक अपन ने पढ़ा था। तो एक अपन स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने स्टैटिक वेरिएबल लिया, एक आपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिया। और फिर उसके बाद अपन ने क्या किया? तो उसके बाद अपन ने क्या किया? एक स्टैटिक इनिशियलाइजर बनाया। किसी तरह से बनाया था, मैं एक साथ ही लिख देता हूं, b इक्वल टू 20 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैटिक इनिशियलाइजर, स्टैटिक यहां पर आपका खत्म हो गया। फाइन, स्टैटिक इनिशियलाइजर। इसी तरह से एक नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, ठीक है सर, एक नॉर्मल, और एक मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर। इसको ठीक है, ये बनाया मैंने, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक स्टैटिक इनिशियलाइजर बना दिया, एक इंस्टेंस इनिशियलाइजर बना दिया। अब मैंने किया, एक क्लास बनाई, यहां मैंने क्लास को खत्म कर दिया,
और चिन्मय प्लीज आप जब अभी मैं इसका आउटपुट पूछूंगा तो आप एक साथ आउटपुट लिखिएगा, ठीक है, एक साथ कंप्लीट। आप चलिए टाइम ले, क्योंकि अलग अलग लिखते हैं तो वो क्या समझ में नहीं आता। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने सिंपल एक मेथड, एक हेडर मैसेज प्रिंट किया है, मेन मेथड, फाइन। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया एबीसी का ए नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल बनाया एबीसी के नाम का ही बी नाम से, ठीक है। यहां पर मैंने खत्म कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा समझिए। इसके अंदर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, एक स्टैटिक इनिशियलाइजर बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फाइन। एक कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद फिर मैंने मेथड के थ्रू दो इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया। आउटपुट बताइए क्या आएगा इसका। ओके, चिन्मय जैन ने लिखा है इंस्टेंस ब्लॉक, पहले अपन इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो गया, इंस्टेंस इनिशिएशन सो। चलिए कोई नहीं, देखिएगा इन चिन्मय, मैं आउटपुट बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप मैच कर लीजिएगा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ही यहां पर आएगा, मैंने जब आपको स्टैटिक बताया था तो स्टैटिक के साथ साथ मैंने एक चीज बताई थी कि स्टैटिक जो ब्लॉक्स, स्टैटिक अपन ने उस समय ब्लॉक्स नहीं पढ़े थे जब मैंने स्टैटिक के बारे में बताया था, स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में बताया था। तो जब स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में बताया था तब एक लाइन बोली थी कि ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं अगर डिफॉल्ट वैल्यू से बाय देयर डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे इंटीजर के केस में 0 और डिफॉल्ट डबल के केस में 0.0, तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं जब क्लास लोड होती है, ठीक है। तो यहां आपकी क्लास लोड हो रही है, जैसे ही क्लास लोड हो गई तो ऑटोमेटिकली ये कॉल किसको करेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल किसको करेगा, इसको। तो यानी कि सबसे पहले आउटपुट में आएगा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ट्वेंटी, ठीक है। जैसे ही क्लास लोड हुई तो आपका जो है स्टैटिक इनिशियलाइजर कॉल होगा। उसके बाद आपने क्या किया, फिर यहां पर आ गए मेन मेथड में, फिर आया मेन मेथड, एज इट इज लिख दिया। फिर आपने मेन मेथड के बाद आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाते ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन कॉल होगा। तो यहां यानी कि अब आउटपुट आएगा इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन 100 और फिर कंस्ट्रक्टर की वैल्यू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहां पर ये लाइन खत्म हुई, फिर उसके बाद डैश 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 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, जैसे दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल बनाया वैसे ही ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद वो क्या करेगा, इंस्टेंस को कॉल करेगा। तो यानी कि अब आएगा इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन
100 और डिफॉल्ट, ये आपका आउटपुट रहेगा। जिनमें आप मैच कर लीजिएगा कि जो आपने लिखा है वो यही लिखा है क्या। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से कॉल हो रहा है। स्टैटिक सिर्फ एक बार कॉल होगा, ठीक है। जैसे ही क्लास लोड हुई, क्लास यहां पर लोड हुई, मेन क्लास, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे ही क्लास लोड होगी, जैसे ही क्लास लोड होगी, वैसे ही आपका सबसे पहले इंस्टांस सॉरी स्टैटिक इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कॉल होगा, फिर उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन वर्क ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यानी कि एक डिफरेंस आ गया आपके पास कि स्टैटिक कॉल कब होता है, when class is loaded, then static is called. Second, only once. यहां पर when object object is created, then instance is called. ये second, many times, as many objects. ठीक है। थर्ड, not use this keyword. Use this keyword. रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन बताएं। रीजन ये है, रीजन ये है, मैंने जब आपको दिस कीवर्ड के बारे में बताया था तो ये बताया था होल्ड्स, और या एक आधो मैंने जो एमसीक्यूज कराए थे तो बताया था करंट ऑब्जेक्ट बताया था, और ये भी मैंने आपको बताया था स्टैटिक का मतलब है क्लास, चाहे वेरिएबल हो चाहे मेथड हो। स्टैटिक का क्या मतलब है कि क्लास वेरिएबल। तो यानी कि जो दिस कीवर्ड है वो तो करंट ऑब्जेक्ट की बात करता है, और स्टैटिक है वो क्लास की बात करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, भानु वर्मा, ठीक है, ओके। क्योंकि स्टैटिक जो है वो क्लास की बात करता है, और जो आपका कह सकते हैं आपके दिस दिस कीवर्ड है वो आपका करंट ऑब्जेक्ट की बात करता है, तो इसीलिए ये आपका दिस कीवर्ड को यूज नहीं करता, ये यूज करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर देख लें अपन, वही सेम प्रोग्राम यहां पर मैंने दिस डॉट ए लिखा, और यहां पर भी मैंने दिस डॉट बी लिखा। तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो ये वाली लाइन है इट विल गिव यू एन एरर, ये तो चल जाएगी, ये भी चल जाएगा, लेकिन ये आपकी लाइन एरर दे देगी।
अब आते हैं चिन्मय का जो क्वेश्चन था हमारा, इसी के साथ इंस्टांस खत्म हुआ। और चिन्मय का जो क्वेश्चन था पैरामीटराइज को लेकर, अपन उसको भी लेकर बात कर लेते हैं अपन। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये आपका इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। एक मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक मैंने सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, और एक मैंने डबल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, ये मैंने दो बनाए। अब मैंने वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन, सबसे पहले मैंने रेफरेंस क्रिएट किया A1 इक्वल टू न्यू ABC, दूसरा रेफरेंस क्रिएट किया A2 इक्वल टू न्यू ABC 10, और तीसरा रेफरेंस क्रिएट किया ठीक है। तीन, यहां मैंने एक इंस्टांस वेरिएबल बनाया है, इंस्टांस सेक्शन बनाया है, ठीक है। एक वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो कि चिन्मय जैन का क्वेश्चन था कि सर पैरामीटराइज्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। और एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। इसके अंदर तीनों को मैंने कॉल किया 1 2 3। अब आपका इस, अगर आप इस लाइन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा इन दो लाइन को। अगर इन दो लाइन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इसका आउटपुट भी मिल जाएगा, मेनी टाइम्स इंस्टांस इज क्रिएटेड। तो इसका जो आउटपुट आएगा, आप बताएं क्या आएगा आउटपुट, चिन्मय जैन। चिन्मय जैन आउटपुट बताएं। चलिए देखिएगा, इसका आउटपुट बहुत सिंपल है। पहले केस में इंस्टांस क्या है, तो आउटपुट आएगा इंस्टांस इनिशियलाइजेशन डिफॉल्ट। नेक्स्ट केस में इंस्टांस इनिशियलाइजेशन वन आर्गुमेंट। तीसरे केस में इंस्टांस इनिशियलाइजेशन एंड देन टू आर्गुमेंट। ठीक है, इसका ये आउटपुट रहेगा। और इसी के साथ आपका जो है इंस्टांस इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं कंटिन्यू। डेटा टाइप ये ठीक है। इन्यूमरेशन डेटा टाइप सर, इंटरफेस में मॉडिफायर कौन से हो सकते हैं, इंटरफेस में मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। इंटरफेस में मॉडिफायर्स मतलब इंटरफेस के अंदर पब्लिक स्टैटिक, मैंने जब आपको शायद एक टेबल भी बनवाई थी, इंटरफेस की नहीं बनवाई थी, पैकेजेस की बनवाई थी। इंटरफेस में मॉडिफायर्स, इंटरफेस में मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। मेथड आपके सर इंटरफेस में पब्लिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके मेथड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो लेटेस्ट है, उस समय एब्स्ट्रैक्ट के भी अंदर थोड़ी डाउट आया था, हाँ वो उसको भी अपन क्लियर करेंगे क्लास में, ठीक है। तो इंटरफेस के अंदर अगर हम जावा 8 से पहले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते थे, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसके बाद जब जो जावा 8 के बाद जो अपडेटेड वर्जन आए तो उसमें अपन यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड एंड यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड आप मेथड की डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर इस आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड दोनों हो सकते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसके टेस्ट क्वेश्चंस हैं, चलो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर उसमें टेस्ट क्वेश्चन है तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं आपके और कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं, ठीक है। यूजिंग, अब उसमें देखिएगा यूजिंग जावा 8 है टेस्ट 5 का टेस्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार देखता हूं, क्वेश्चन क्या है, अगर आप क्वेश्चन डाल दें थोड़ा सा, ठीक है। ओके, थैंक यू भानु वर्मा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इनोमिनेशन डेटा टाइप, ठीक है। इनोमिनेशन डेटा टाइप को अपन बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे सिंपल, ओके थैंक यू पोस्ट कर दीजिएगा या मैं खुद ऐप में देख लूंगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप बस मुझे बता दीजिए टेस्ट में है, ठीक है, टेस्ट 5 का, ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है। इनोमिनेशन इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इनोमिनेशन डेटा टाइप को अपन कंटिन्यू करते हैं। इनोमिनेशन डेटा टाइप की अगर सिंपल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, व्हाट आर इनोमिनेशन डेटा टाइप, तो ये होते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। इसको जैसे क्लास को कर देते तो इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है इनम, सारा स्मॉल में है, इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है इनम, और ये इसकी जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो इसके अंदर डिफाइन होते हैं, इसके जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो आपके इसके अंदर जावा डॉट लैंग्वेज डॉट इनम डॉट स्टार, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस वगैरह फंक्शनलिटीज वगैरह होती है वो डिफाइन होती है। आगे बढ़े, अब किस तरह से इनम को कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। सपोज कीजिए आपने
एक इनम बनाया एच हेलो नाम से, ठीक है। आपने इनम बनाया हेलो नाम से, इसके अंदर लिखे इंट, 3 इनम बना दिए मैंने। ठीक है, मैंने 3 इनम बना दिए। 3 इनम बनाने के बाद अब मैंने क्या किया, ये इंटीजर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको आप कैपिटल लेटर से ही शो करें। कांस्टेंट्स है ना, इंटीजर कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। लिखा है मैंने इंटीजर, तो इंटीजर ही होते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड, बेस्ट एंड वर्स्ट, ठीक है। अब इनको कॉल कैसे करेंगे अपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इनका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल जो क्लास होती थी उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, रेफरेंस क्रिएट होता है, ये याद रखिएगा। लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होता, तो इसको कैसे बनाते हैं फिर अपन, अब जैसे सपोज इसको एक्सेस करना है, इस तरह से, फिर सिस्टम डॉट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यूज को भी अपन प्रिंट करेंगे ऑर्डिनल मेथड के थ्रू, वो भी अपन बाद में देखेंगे। सपोज ये तो इंटीजर कांस्टेंट है, तो इंटीजर कांस्टेंट तो डेफिनेटली इसकी कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तब ये एरर देगा, यहां पर आप वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, 0 उसका भी अपन देखेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल ये देख लीजिए, ठीक है। हेलो एच इक्वल टू हेलो डॉट गुड, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, ये। आगे बढ़े, अब देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने यहां पर कहीं पर भी क्लास नहीं बनाई है, ठीक है। मैंने यहां पर कहीं पर भी क्लास दिख रही है आपको, कहीं पर भी मैंने क्लास नहीं बनाई है, बट स्टिल, तो यानी कि इनम एक्स लाइक का क्लास, इनम एक्स लाइक का क्लास, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। आप इसको क्लास के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल, जैसे बेसिकली वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इनर क्लास का टाइप का हो जाएगा, क्लास विद इन क्लास। उसका भी अपन देख लेते हैं एक एग्जांपल। आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। इसको कुछ नाम दे रहे, रेट, गुड, वर्स्ट, बेस्ट,
ठीक है, मैंने सर एसओपी में हेलो गुड लिखे तो आउटपुट क्या होगा? चलो इसको बताते हैं अभी। ठीक है, अभी बताते हैं, इस क्वेश्चन को कर लें, फिर उसके बाद अपन फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये लिखा मैंने क्लास विद इन क्लास, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। ठीक है, वर्ड मेन, यहां पर आपने लिखा गुड, ठीक है, जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा जरा बताएं। अब भानु के क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये जो यहां पर लिखा है इसको यहां पर भी लिख सकते थे, ये जो आपने यहां लिखा है यहां पर भी लिख सकते थे, बट इसके अंदर नहीं लिख सकते थे। ठीक है, इसके अंदर नहीं लिख सकते थे, यानी कि आप इनम डेटा टाइप है, इसको बिफोर एंड आफ्टर मेन लिख सकते हैं, इनसाइड मेन ब्लॉक नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, इट विल गिव यू एन एरर। यहां पर जैसे ही लिख दिया एरर दे देगा। अब भानु वर्मा ने पूछा है कि सर अगर मैं ये ना लिख के पूरा इस तरह से लिख दूं तो क्या आउटपुट आएगा? तो ये आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, यहां इंस्टेंस क्रिएट किया नहीं, तो भी जो आपका इंटीजर कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो भी आपका आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर कांस्टेंट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन कैरी करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आप इसको इन स्विच केस में भी अपन यूज कर सकते हैं, स्विच केस में भी अपन यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए यही था सेम, यहां तक अपना ये मान के चलिए एक इनम बनाया हेलो नाम से, फाइन, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक, गुड बेस्ट एंड वर्स्ट, ठीक है, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, और एक मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया एच, जो जिसके अंदर गुड है। तो आप इसको यहां पर एच के प्रिंट करके, प्रिंट ना करने की बजाय आप यहां पर
स्विच वेरिएबल का नाम क्या था, एच। तो आप इस तरह से मल्टीपल केसेस में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है आपका जो आउटपुट था वो गुड था, तो ये प्रिंट हो जाए। कांस्टेंट, यहां पर ये एज इट इज कांस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर कोई वैल्यू है कांस्टेंट। आगे बढ़े। बढ़े आगे। नेक्स्ट चीज देखिएगा, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल्स लिए, कांस्टेंट्स, अपन ने सिर्फ कांस्टेंट्स लिए, और मैंने ये भी बोला था कि इट एक्ट्स लाइक अ क्लास। बस क्लास की तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो सर स्विच कंडीशन का कौन सा डेटा टाइप यूज हो सकता है, मैं स्विच कंडीशंस में कौन कौन से डेटा टाइप। अच्छा देखिए, स्विच यहां की आप बात कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ कांस्टेंट्स ही यूज होते हैं, या तो वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए या आपका कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, कांस्टेंट मतलब वेरिएबल्स भी यूज होते हैं इंटीजर टाइप के, जैसे यहां पर वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, या यहां पर सपोज ए बी सी ए आ गया। ठीक है, इस टाइप से। आगे बढ़े। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ बिल्कुल, कि भाई मैंने ये बोला कि भाई एक्स लाइक अ क्लास, अभी तक एक्स लाइक अ क्लास बस ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ये है, पहली चीज मैंने इतनी देर से बोल रहा हूं कि भाई कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट, सर कांस्टेंट जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कि भाई मैंने ये बोला, अभी हम इनम के बारे में हमने जब पहली लाइन पढ़ी तो क्या बोला कि भाई ग्रुप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इनम के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो होंगे कांस्टेंट। अपन कांस्टेंट किसके थ्रू करते हैं, फाइनल कीवर्ड के थ्रू। कांस्टेंट किसके थ्रू करते हैं, फाइनल कीवर्ड के थ्रू, जावा में। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने बोली कि भाई इनम का अपन क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो भाई कॉल कैसे कर रहे हैं, भाई इसको अपन कॉल कर रहे हैं ना, गुड को कॉल कर रहे हैं, ये डॉट है ना, गुड को कॉल कर रहे हैं, या किसी भी चीज वेरिएबल को, यहां पर जैसे गुड को कॉल किया अपन ने डॉट के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल है वो क्या है, स्टैटिक। ये स्टैटिक का कंसेप्ट बताया था मैंने कि भाई आपको स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है। तो यानी कि फाइनल हो गए। अब
चूंकि इनको अपन आउटसाइड और इनसाइड दोनों यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो गए पब्लिक। तो यानी इस इन तीनों को मिलाकर अपन कह सकते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो आपके क्या होते हैं, फाइनल, स्टैटिक एंड पब्लिक। ठीक है, इनम के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये तो होंगे ही होंगे। आप इनका मॉडिफायर जरूर चेंज कर सकते हो अगर इनसाइड इस क्लास यूज कर रहे हो, लेकिन फाइनल स्टैटिक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कांस्टेंट होल्ड करता है तो फाइनल, सॉरी कांस्टेंट होल्ड करता है तो फाइनल तो इसलिए आ गया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं सकते इसलिए स्टैटिक, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, मस्ट है। बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास के अंदर ये तो मैंने बता दिया कि भाई इंस्टेंस वेरिएबल जिनको अपन ने कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है। तो क्या डज द enum holds मेथड, और मेथड में भी एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि क्लास में तो मेथड्स होते हैं ना, और दोनों ही होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं कॉन्क्रीट भी होते हैं, तो अब क्या इसके अंदर ऐसा होता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। और अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इट इज दी बेस्ट। पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। इंटीजर, इसको समझेंगे भी प्रोग्राम के थ्रू। देखिएगा, इनम के अंदर मेथड्स हो सकते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट और दोनों। तो मैंने लिखा आंसर यस, और साथ में क्या लिखा है, नाउ इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंटीजर कांस्टेंट। मतलब अगर आपने 3 इंटीजर कांस्टेंट बनाए हैं, गुड, वेस्ट और वर्स्ट, तो हर तीनों की डेफिनेशन, तीनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि वो उस जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी डेफिनेशन दें। अगर एक ने भी नहीं दी तो वो आपका एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अदरवाइज थ्रो एन एरर। ठीक है, अदरवाइज थ्रो एंड एरर। देख लेते हैं इसको, दोनों ही अपन ले लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों ही मेथड अपन ले लेते हैं। क्लास या इनम ले लेते हैं अपन डायरेक्ट, इनम ग्रीट। इनम ग्रीट लिया, सबसे पहले अपन ने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया और एक दूसरा आपका नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया। यहां लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया, और एक आपने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया।
इसके अंदर मैंने सिंपल कुछ मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। अब नाउ मैंने पहला बनाया गुड, गुड बनाया, ठीक है। अब मैंने गुड जब बनाया तो इसके अंदर भी मुझे डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर भी मुझे एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अब आगे दूसरा मेथड बनाया मैंने गुड, दूसरा कौन सा था, बेस्ट ठीक है। मैं इसी को यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, ऊपर जगह नहीं है। फिर तीसरा वर्स्ट, अब मैंने क्या किया, अगले में क्या किया, मैंने इनको कॉल किया। कॉल कैसे किया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। मैं क्या नाम था, ग्रीट, ग्रीट का मैंने लिखा G1 इक्वल टू न्यू, सॉरी ग्रीट डॉट कोई सा भी ले लेते हैं अपन, कौन कौन से बनाए, गुड बेस्ट एंड वर्स्ट, तो गुड ले लेते हैं अपन, ठीक है। गुड लिया अपन ने, गुड लेने के बाद मैंने कॉल किया इसको G1 डॉट नॉन, उसको एब्स्ट्रैक्ट को डिस्प्ले, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। अब तीन कॉन्स्टेंट्स होंगे तो डेफिनेटली तीन आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। और दूसरा मेथड ये है, पहला पहला तो ये है फर्स्ट, सेकंड ये है। नाम क्या था, शो। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा मैंने नॉर्मल एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, रेफरेंस क्रिएट किया, डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करते ही वो किसके, मैंने किसका बनाया, गुड का, तो गुड के थ्रू वो इसको कॉल कर ले, इसको कॉल कर लेगा नॉर्मल फंक्शन को, और यहां पर कॉन्क्रीट क्लास आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप फॉर लूप के थ्रू यूजिंग वैल्यू मेथड आप जितने भी क्या कहते हैं आपके
इंटीजर कांस्टेंट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जितने भी इंटीजर कांस्टेंट्स हैं उनको यूज कर सकते हो। जी डॉट शो जब, तो सबसे पहले भी एक कॉल करेगा किसको, गुड को, गुड का वैल्यू, तो इसका जो आउटपुट आएगा 3 बार गुड बॉय। नेक्स्ट क्या था, बेस्ट एंड वर्स्ट, बेस्ट बॉय, तीसरा फर्स्ट बॉय। ये इसका आउटपुट रहेगा। देख लीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए, तो यानी कि एक जो आपने मेथड पढ़ा, एक जो आपने मेथड पढ़ा वो क्या पढ़ा कि भाई इसके थ्रू अपन रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा ये वैल्यूज के थ्रू अपन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं अपन कि फर्स्ट भाई वैल्यूज के थ्रू अपन सारे के सारे जो हैं इंटीजर कांस्टेंट को कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड होता है वैल्यू ऑफ और कुछ स्ट्रिंग, ये क्या करता है, ये करता है कि उस जो आपने इनम के अंदर जो भी जिसके थ्रू भी आप कॉल करेंगे उसके अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है देन इट विल रिटर्न दैट इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करती है इट विल रिटर्न दैट इंटीजर कांस्टेंट। लास्ट ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या करता है, नॉर्मली इसके जो इंटीजर कांस्टेंट है उसके इंडेक्स को रिटर्न करता है, ठीक है। नॉर्मली क्या करता है, जो जो आपके आपके जो इंटीजर कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को रिटर्न करता है। आगे बढ़े, इसी पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं अपन। वो ग्रीट ले लेते हैं अपन। ठीक, ये लिया आपने और फिर सबसे पहले हम वैल्यूज वाला देख लेते हैं। वैल्यूज वाला वैसे हमने यहां पर देखा भी हुआ है सेकंड मेथड में, फिर भी एक बार और चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली इसने क्या किया, फॉर लूप के थ्रू क्या किया, ये वैल्यूज की वैल्यूज रिटर्न, वैल्यूज क्या किया, इंटीजर कांस्टेंट को इसने क्या किया, आपके एरे की फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो एरे की फॉर्म में स्टोर किया है तो सब लोग एरे ऑफ रेफरेंस बना दिया, और यहां पर ठीक है। दूसरा मैंने क्या था,
ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। ठीक है, दूसरा होगा ऑर्डिनल। और तीसरा है आपका कौन सा था? तीसरा था आपका वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ, आउटपुट बताइए क्या क्या आएंगे। तो आप देखेंगे यहां पर जो पहला है, जो पहला है वो आपका क्या है? नॉर्मल। वैल्यूज को एरे रिटर्न करेगा, तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा? गुड, बेस्ट एंड वर्स्ट। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ एरे स्टोर हो जाएंगे। जब इन द फॉर्म ऑफ एरे स्टोर हो जाएंगे तो यहां पर आएगा आउटपुट की अगर हम बात करें तो पहला एरे लिया, गुड इज एट इंडेक्स 0, बेस्ट इंडेक्स 1, वर्स्ट इंडेक्स 2। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आ गया कि खत्म हुआ, यहां पर वैल्यू दिखाएगा। जीवन को आपने प्रिंट किया है, जीवन को प्रिंट किया है तो इसका आउटपुट आ जाएगा गुड। ठीक है, जीवन का जो आउटपुट आ जाएगा, जीवन क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है। ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर जो आपकी इंटीजर कांस्टेंट है वो पर्टिकुलर इस इनम में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है तो उस इंटीजर कांस्टेंट को प्रिंट कर देगा। मान लो एग्जिस्ट नहीं करता, ये कुछ इस तरह से लगता है GGGD, तो ये क्या करता है? यहां पर आपके एरर क्रिएट कर देता, एरर थ्रो कर देता। तो यहां पर लिख लीजिएगा रिटर्न द इंटीजर कांस्टेंट, या पूरी लाइन इफ एग्जिस्ट, अदरवाइज थ्रो एन एरर। अदरवाइज थ्रो एन एरर। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको इंटीजर कांस्टेंट को रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो आज हमने इनर जो
है आपके इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, और इनर जो इनम है, इनम ऑलमोस्ट 80-90% अब अपना कवर हो चुका है। एक कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट हो रहा है जो थोड़ा सा अलग है इनम में, वो भी अपन हम जो अगली क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे अपन मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर अपन मूव ऑन करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पर अपन खत्म करते हैं। थैंक यू।